उमा भारती ने लखनऊ में आवामी रैली को खिताब करते हुए कहा कि मुसलमानों को अब तक हमारा नाम लेकर डराया गया है, लेकिन अब मुसलमान भी ये बात समझ गए हैं कि उनको अपोजिशन पार्टियों ने अब तक सिर्फ वोट बैंक समझ के इस्तेमाल किया है। इस दौरान उमा भारती ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को बने 2 साल से ऊपर हो गए हैं, लेकिन आज तक एक भी मुस्लिम परिवार उत्तर प्रदेश छोड़कर नहीं गया और न ही गुजरात में किसी मुस्लिम परिवार ने नकले मकानी की। उमा भारती ने कहा कि जब से मरकज में बीजेपी की सरकार आई है तब से मुल्क में एक भी फसाद नहीं हुआ है और सरकार हर स्कीम में मुसलमानों को बराबर में शामिल कर रही है। इस दौरान उमा भारती ने मुल्क के वजीर दाखिला और लखनऊ लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार राजनाथ सिंह को वोट देने की अपील की। और आज हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर मुसलमानों का हिमायती कौन। कांग्रेस अपने आप को मुसलमानों की सबसे बड़ी अलंबरदार बताती रही है, लेकिन बाबरी सानहे के बाद मुसलमानों ने उससे दूरी कायम कर ली थी और रीजनल जमातों को हिमायत देना कहीं ना कहीं शुरू कर दिया। ऐसे में अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो वहां पर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी अपने आप को मुसलमानों की सबसे बड़ी हिमायती बताती हैं। मायावती तो सजा पा चुकी है अभी इलेक्शन में। उन्होंने सीधे तौर पर देवबंद में मुसलमानों से कहा कि हमें बल्क वोट करो और उनको इलेक्शन कमीशन ने प्रचार करने के लिए कुछ घंटों तक के लिए बैन कर दिया था। तो ये पार्टियां ऐसी हैं जो सीधे तौर पर कहती हैं कि मुसलमान हमें हिमायत करें क्योंकि हम उनके सच्चे हिमायती हैं, हम उनकी फलाह बहबूद के लिए सोचते हैं। इधर बीजेपी का कहना है कि हम सबका साथ सबका विकास करते हैं। कांग्रेस और दीगर जमातें मुसलमानों को बीजेपी से डराती हैं और उमा भारती जो बात कर रही है कि एक भी मुसलमान ने उत्तर प्रदेश नहीं छोड़ा, पलायन नहीं किया और ना ही गुजरात से कभी कोई मुसलमान पलायन करके यहां वहां गया। तो आखिर ये तमाम सियासी जमातें जो हैं बीजेपी को मुसलमानों का मुखालिफ बताते हुए, विरोधी बताते हुए डराने का काम करती है। सीधे तौर पर मुसलमानों को अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश है। लखनऊ जिस सीट पर वो प्रचार करने गई थी, संसदीय क्षेत्र, राजनाथ सिंह वहां से लड़ते हैं। मुसलमानों की खासी तादाद है और ऐसा माना भी जाता है कि मुसलमान काफी हद तक राजनाथ सिंह को हिमायत भी करते हैं। राजनाथ सिंह हो गए, शिवराज सिंह चौहान हो गए, भारतीय जनता पार्टी के वो चेहरे हैं जो मुसलमानों में एक्सेप्टेबल माने जाते हैं। भोपाल में हम देखते थे शिवराज सिंह चौहान ईद होती थी टोपी लगा करके और गुलाब के फूल लेकर चले जाते थे, मुसलमानों पर बरसाते नजर आते थे। वो बीजेपी की एक जो हार्ड लाइन है उससे हटकर भी कर जाते हैं। इसी तरह से राजनाथ सिंह की भी छवि मानी जाती है, वो इफ्तार की दावत में ही पहुंच जाते हैं, टोपी भी लगा लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि लखनऊ में मुसलमान उन्हें हिमायत करते हैं। उमा भारती ने उनकी सीट पर पहुंचकर जो बातें कही हैं वो पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में देखने की भी जरूरत है कि क्या मुसलमान भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहा है, धीरे धीरे करके वो राग़िब हो रहा है, कुछ नीतियां क्या वाकई अच्छी हैं, क्या कांग्रेस और दीगर जमातों ने जो डर कायम किया था अब मुसलमान उसको समझ चुका है। ट्रिपल तलाक का भी जो मसला है जिसको लेकर के बीजेपी ये मानती है कि मुस्लिम खवातीन की हिमायत बड़ी तादाद में उनको मिलने जा रही है, ऐसा क्या वाकई हो रहा है? इन सब पर हम बात करते हैं। मेरे साथ बहुत खास मेहमान हैं, आइए उनका तारुफ मैं आपसे करवा दूं। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है इस वक्त असद खान फलाही साहब। इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर जाने जाते हैं, एक एक्टिविस्ट के तौर पर भी जाने जाते हैं, हमारे स्टूडियो में अक्सर शामिल होते हैं, हमारी बहसों का हिस्सा बनते हैं। विवेकानंद नरताम साहब को भी मैंने अपने साथ जोड़ा है, आरएसएस के विचारक हैं, आरएसएस हिमायती हम इनको कह सकते हैं, समर्थक हम कह सकते हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच आरएसएस ने 1.5 दहाई पहले ही बना लिया था, समझ में आ गई थी कि मुसलमानों को कैसे लेकर आना है करीब, और उनसे मैं बात करूंगा। नीतू डबास साहिबा हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की लीडर है, अक्सर हमारे प्रोग्राम में शामिल होती हैं, मैडम आपका खैर मकदम है। और विजय कौशिक कांग्रेस का बहुत ही बेहतर तरीके से मौका रखते हैं, बहुत ही सुलझे हुए लीडर के तौर पर हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं और जाने भी जाते हैं। आइए बात शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जरा असद खान फलाही साहब के पास आना चाहूंगा, फिर बाकी राजनीतिक लोगों के पास भी जाता हूं, आरएसएस हिमायती के पास भी जाता हूं। असद खान फलाही साहब, उमा भारती कहती हैं कि दीगर सियासी जमातों ने डराया है मुसलमानों को, लेकिन अब सबका साथ सबका विकास को धीरे धीरे मुसलमान समझने लगा है और बीजेपी की तरफ भी राग़िब हो रहा है, माइल हो रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है और क्या दीगर सियासी जमातों ने वाकई बीजेपी का खौफ दिखा करके बहुत दिनों तक बीजेपी से दूर रखा क्या मुसलमान को? देखिए इमरान भाई, बहुत ही बदकिस्मती है हिंदुस्तान की सियासत की कि यहाँ पर कोई भी किसी भी कम्युनिटी को जब अपील करता है तो परफॉर्मेंस की बुनियाद पर नहीं अपील करता है, हर एक को एक दूसरे से डरा के अपील करता है।
और ये सिर्फ वो मामला नहीं है कि आप इसको मुसलमान वर्सेस हिंदू करके देख रहे हो, और भी जो कमजोर तबका है, जो सप्रेस्ड है, उसको उनसे डराया गया कि देखो ये जो है अपर कास्ट वाले तुम्हें लोअर कास्ट वाले के साथ अत्याचार कर रहे हैं, अगर तुमने हमें वोट नहीं किया तो हम तुम्हारे साथ और ज्यादतियां करेंगी। इसको थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अगर आप देखेंगे इमरान भाई, तो मेरा कंसर्न ये था कि अगर आप किसी से वोट के लिए अपील कर रहे हैं तो आपकी अपील आपकी परफॉर्मेंस पर, आपके इश्यूज पर, आपके एजेंडेस पर होनी चाहिए, ना कि इस बुनियाद पर कि आप किसी से ये कहें कि हम आपकी जान माल की हिफाजत करेंगे इसलिए हमारे को वोट दो। यानी कि एक तरफ आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, जिसका जो दिल चाहे वो कर सकता है। ये तो पहला उसूल, पहला पॉइंट है मेरा। दूसरा पॉइंट ये है कि देखिए, नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड के अंदर बीजेपी नोन एज अ हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी। पूरी दुनिया के अंदर अगर आप इंटरनेशनल मीडिया का कवरेज देखेंगे बीजेपी को लेकर, तो अगर आपको ऐसा लगता है सर, तो मैं थोड़ा सा ये भी पूछूंगा आपसे, अल्पसंख्यक मोर्चा फिर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी के अंदर क्यों बनाया है? अगर इतनी ही हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी होती तो मुसलमानों को फिर जोड़ने का मकसद ही क्या है? आ रहा हूं, उस पर भी आ रहा हूं। अल्पसंख्यक मोर्चा भी है, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच भी है, और बहुत सारे इनके ऐसे जो विंग्स हैं, वो देखिए अभी अगर आपको याद होगा तो मोहन भागवत जी ने भी क्या कहा था कि हिंदुस्तान अधूरा है मुसलमानों के बिना। यानी एक तहजीब जो हिंदुस्तानी तहजीब है, उसके बिना आप मुसलमानों को सेग्रीगेट कर उनको अलग करके आप हिंदुस्तान का आइडिया ऑफ इंडिया जो है ना, उसको कंप्लीट नहीं कर सकते। तो देखिए, वोट की बुनियाद एक, देखिए दोनों चीजें फर्क है। सियासत एक अलग चीज है, कल्चर एक अलग चीज है। कल्चर को आप जब देखेंगे, जैसे आपने अभी बहुत सारे लीडर्स के नाम लिए रहनुमाओं के, कि वो उसमें भी जाते हैं, उसमें देखिए जैसे हिंदुस्तान जैसे मुल्क के अंदर जब आप एक सियासी लीडर होते हैं तो आपको, आप जिस भी इलाके से आते हो उस इलाके में तमाम ही मजहब के मानने वाले लोग, तमाम ही तहजीबों के मानने वाले लोग और कल्चर के लोग रहते हैं। आपको उन सब की नुमाइंदगी करनी पड़ती है, कभी उनके यहाँ जागरण में जाकर, तो कभी किसी के यहाँ अफ्तार में जाकर, कभी किसी के यहाँ होली में जाकर, कभी किसी के यहाँ गुरुद्वारे में। वही मेरा सवाल है ना सर कि इसमें बीजेपी अलग कैसी हो गई? बीजेपी से इतना खौफ क्यों मुसलमानों को दिखाया जाता है? खौफ इसलिए है, बीजेपी का खौफ इसलिए है कि देखिए, योर एक्शन स्पीक्स मोर लाउडर देन योर वर्ड्स, ये एक प्रोवर्ब है, लेकिन यहां पर इनके एक्शन से ज्यादा इनके वर्ड्स ज्यादा लाउडर है। आप समझ रहे हैं वाकई कि इनके अल्फाज ऐसे होते हैं कि इंसान उससे ही आइडिया लगा लेता है, उसको एक एहसास होता है कि ये मेरा एंटी है, मेरे मुखालिफ है। सबका साथ सबका विकास कहना मुसलमान मुखालिफ कैसे हो गया? मुसलमान महिलाओं के लिए ये सोचना कि उनकी जिंदगी बेहतर हो, ये मुस्लिम मुखालिफ कैसे हो गया? करके बताऊंगा आपको। एक पहला मुद्दा क्या था कि गाय के नाम पे जिस तरह से इंसानों को मारा गया, वो कहां तक आप उसका जवाब दे उसके लिए मैं बीजेपी यहां तक का फेवर नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको भी तर्क दे रहा हूं सर, ताकि आप उसका जवाब दें। सर, वजीर आजम नरेंद्र मोदी जितने बार ऐसे हादसे और ऐसी वारदात होती हैं दुखद, उन्होंने क्या उसकी निंदा नहीं की, उसका समर्थन किया? भाई, हमारे वजीर आजम साहब ने कहा कि आस्था के नाम पे हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन उसका इंपैक्ट क्या हुआ जमीनी हकीकत पर? कुछ नहीं हुआ। दूसरा, लव जिहाद इशू उठा के लिया। आप तीसरा क्या लाए? लैंड जिहाद। तो कभी आपके पास ये सब, जब आप इस तरह की बातें करके किसी को कहीं इलाके में आप रहने नहीं दे रहे, किसी को आप हिजरत करने पे मजबूर कर रहे हैं। कौन हिजरत कर रहा है? कहां से? बहुत जगह पे हुआ। कहां से? देखिए, इनके मुल्क में उमा भारती कह रही है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद एक भी हिजरत नहीं हुई है, माइग्रेशन नहीं हुआ है। गुजरात में 2002 का जो लगातार जिक्र किया जाता है, उसके बाद कभी नहीं वहां से मुसलमान गया। तो कौन हिजरत कहां से कर रहा है? यही तो बदकिस्मती है, विडंबना जो है हमारी, वो यही है कि हम इंसान को नहीं देख रहे हैं, भारतीय को नहीं देख रहे हैं, हम उसके मजहब के हिसाब से उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसको पहचान रहे हैं। क्या किराना से, क्या बिजनौर से, क्या आगरा और मथुरा से नहीं हुआ हिंदुस्तानियों का पलायन? इन्हीं की सरकार में तो हुआ। तो किसकी वजह से? यानी आप अच्छी गवर्नेंस देने में फेल हो गए, आप एक अच्छी हुकूमत देने में फेल हो गए। इन्होंने इस तरह के, इन्हीं के पार्टी लाइन से क्या आता है कि पाकिस्तान चले जाओ, मुसलमानों का कोई हक नहीं है यहाँ रहने का, मुसलमानों के साथ ऐसे कि आप कर कुछ नहीं रहे। चलिए, क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर एक संविधान है, यहाँ लॉ ऑफ लैंड इज सुप्रीम। तो उसकी वजह से इनके अल्फाज तो जरूर ऐसे होते हैं, लेकिन करने में ये कासिर हो जाते हैं। ठीक है, आपने सुना नीतू जी, आपसे मैं जवाब लूंगा। आपकी पहले नंबर की जो लीडरशिप है
वो भले ही कुछ न कहे इस तरह की बातें, लेकिन गिरिराज सिंह, साक्षी महाराज या इस तरह के लोग जो हैं आपकी पार्टी में, उनके बयानों से एक परसेप्शन बनता है कहीं ना कहीं, और वो आपके बड़े लीडरों की या फर्स्ट लाइन के जो बड़े लीडर हैं, वजीर आजम से लेकर के अमित शाह जी या और भी, उनकी सारी मेहनत पर, राजनाथ सिंह जी की सारी मेहनत पर पानी फेरता नजर आता है, जैसा कि असद खान फलाही साहब कहीं ना कहीं इशारे दे रहे हैं। वो खौफ है, उसको कैसे दूर कर रहे हैं? जी इमरान जी, असद खान जी ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं, मैं एक एक करके उनके सवालों का जवाब देती हूँ। समस्या ये है, जब हम समाज के किसी एक वर्ग को कुछ अलग और इतना उनके लिए करने वाले जैसे सवाल उठाते हैं, समस्या यहां से शुरू हो जाती है। पहले मैं इनके सवालों का जवाब देती हूं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या एक्शन लिए उनका भी मैं आपके सामने रखूंगी। 1996, 97, 2004, 14 और 19 चुनाव से लगातार जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने होती थी, इसके विपरीत में जो विपक्षी दल होते थे, देश में पोलराइजेशन की जो है कहते थे कि देखिए सभी इकट्ठे हो जाओ, क्योंकि सांप्रदायिक ताकतें, जिनके पास कोई विकास का एजेंडा नहीं था, जिनके पास कभी किसी भी प्रकार का एजेंडा कि वो देश के इन लोगों के लिए क्या करेंगे, उन्होंने हमेशा ही समाज के लोगों को भड़काया और सांप्रदायिक ताकतों का डर दिखाकर। उर्वा भारती जी के बयान से सीधे तौर पर यही है कि लगातार एक कार्ड बनाकर एक तुष्टीकरण का अपीजमेंट की जो राजनीति जो है इस देश में शुरू होकर आज तक खेली जा रही है, ये उसका नतीजा है। नहीं तो आप लोगों ने 5 सालों में और उत्तर प्रदेश में और जहां आपकी सरकार ने क्या ऐसा कर दिया कि लोग आपकी तरफ आए? असद खान जी ने गोहत्या की बात रखी, क्या ये घटनाएं क्या अभी हुई है? मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहती हूं कि गोहत्या का मुद्दा पंडित नेहरू जी के समय से था और उन्होंने पहली बार इसकी कवायद की थी। आप अपनी जानकारी के लिए इसको दोबारा से क्रॉस चेक कर सकते हैं। तीसरी बात उन्होंने उठाई लव जिहाद की। क्या भारतीय जनता पार्टी ने लव जिहाद की बात रखी थी या कोई ऐसी चर्चा शुरू की थी? पहली बार केरल के मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन जी ने और उसके बाद केरल और कर्नाटका के हाई कोर्ट में पहली बार लव जिहाद का मुद्दा उठा था। आप इसको जाकर देख सकते हैं। ये समस्याएं अगर हुई हैं तो क्योंकि सांप्रदायिक ताकत है, सांप्रदायिक सरकार है, उसका एक प्रचंड उस तरह से फैलाव करना और समस्या को तूल देना, ये लगातार 4 साल से 5 साल से हो रही है। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में जब हमने सबका साथ और सबका विकास का नारा दिया था, इन सब से ऊपर उठकर जब हमने मुस्लिम बहनों के लिए 3 तलाक का मुद्दा आया था, तो आप देख चुके थे कि कैसा विपक्ष का जो है रुख था, कैसे उन्होंने बिल को रोकने की कोशिश की। हम जनधन योजना जब लागू करते हैं तो ये नहीं देखते कि इस वर्ग के लिए ये है, उस वर्ग के लिए ये है। हमने जब मुद्रा बैंक योजना शुरू की तो हमने ये नहीं कहा कि ये उस समाज के लिए और ये उस समाज के लिए है, सभी समाज के लोगों के लिए था। जब शौचालय खोले गए तो कुछ स्पेशल के नहीं था। सच्ची में आपके बीच में बात नहीं रखी थी। जब 10% आरक्षण असद खान फलाही साहब, एक मिनट सर, आरक्षण को लेकर जिनकी दलीलें देखिए कि ये कह रहे हैं कि हमने मुद्रा योजनाएं दी, हमने उज्ज्वला योजनाएं बनाई, तो हमने ये देख के नहीं दिया कि कौन हिंदू कौन नहीं तो आप तब असद खान फलाही साहब सुनिए ना, फिर आप तब खुश होंगे क्या कि वजीर आजम हिंदुस्तान मनमोहन सिंह कहते थे कि इस देश में सबसे ज्यादा संसाधनों पर हक अल्पसंख्यकों का है? इस बात से खुश होंगे या इस बात से मुसलमान खुश होंगे कि नरेंद्र मोदी टोपी पहन ले? भले मुसलमान तिलक न लगाएं लेकिन नरेंद्र मोदी टोपी पहन ले, ये इस बात से मुसलमान खुश होंगे क्या? जब ये लोग ऐसे समाज के लोगों को अलग करके देखने की कोशिश करते हैं, समस्या यहाँ से पैदा होती है। या पगड़ी पहने या कुछ भी नहीं विकास की बात करते हैं, मुसलमान इस बात से खुश होगा कि आप उसको जोड़ने के लिए जो आज भी डिप्राइव्ड है, मार्जिनलाइज्ड है। एक मिनट नीतू जी मैं आऊंगा आपके पास। नीतू जी एक एक करके एक करके मैं आऊंगा आपके पास जी। देखिए, मुसलमान इस बात से खुश नहीं होगा कि मोदी जी टोपी पहने या ना पहने या वो कुछ करें। मोदी जी से हम यानी मुसलमान कम्युनिटी ये उम्मीद करती है कि वो उनसे ऐसी योजनाएं बनाएं, इस तरह की स्कीम्स बनाएं जिससे ये जो डिप्राइव्ड और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है मुसलमानों की, ये मेन स्ट्रीम से जुड़ सके। इनको मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए कौन से इकदाम उठाएं, जरा मैं ये पूछना चाहूंगा। मैं ये आपको एक चीज याद दिला देना चाहता हूं, फिर मैं बाकी लोगों के पास आऊंगा। असद खान फलाही साहब, ये भी एक सच्चाई है, ये भी एक सच्चाई है। असद खान फलाही साहब, 10% आरक्षण की बात की, क्या वो मुसलमान गरीब मुसलमान है उनके लिए
भी आरक्षण की बात नहीं थी? क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजना और सुकन्या योजना के तहत जो योजनाएं पहुंचाई गई, क्या वो मुस्लिम महिलाओं के लिए, मुस्लिम बेटियों के लिए योजना नहीं थी? समस्या आपकी मानसिकता में है। जब आप ये सोचते हैं कि हमें स्पेशल प्रिविलेज मिले, हमें स्पेशल ट्रीट मिले, हमें नरेंद्र मोदी जी टोपी पहने, आप समझ, मोदी जी लगातार विकास की बात कर रहे हैं, उनके लिए योजनाएं चला रहे हैं, 10% ठीक है नीतू जी, ठीक है। मैं विजय जी के पास आना चाहूंगा। विजय जी, ये भी इस देश की सच्चाई है कि पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा मुस्लिम लड़के लड़कियां सिविल सर्विसेज में आए हैं। ये क्या अभी ज्यादा योग्य हो गए हैं या कांग्रेस के दौर में इस तरफ ख्याल ही नहीं किया गया? मुख्तार अब्बास नकवी साहब लगातार कहते हैं हमने स्कॉलरशिप दी, हमने ऐसे इंतजाम किए कि मेन स्ट्रीम में आए, वो सिविल सर्विसेज का हिस्सा बने। यह है सबका साथ सबका विकास। कांग्रेस के दौर में या तो वो अयोग्य थे या फिर आप लोगों के पास ये इस तरह का जज्बा ही नहीं था कि उनको इस रूप में आगे लाना, बस खौफजदा करो, डराओ, धमकाओ, बीजेपी से दूर करो या इस तरह से अपने पोलराइजेशन, अपना वोट बैंक बनाकर रखें। क्या देखें हम? इमरान जी, पिछले 5 साल के अंदर अगर कोई बच्चा, मुस्लिम बच्चा पैदा हुआ है तो 5 साल के अंदर इतना बड़ा तो हो नहीं गया कि वो सिविल सर्विसेज की परीक्षा देकर उसमें पास हो गया। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस सरकार की जो पॉलिसीज थी जिसमें उन लोगों को पढ़ने का, आगे बढ़ने का अधिकार मिला, उसी का नतीजा आज इस सरकार में सामने आया है। जहां तक बात करता हूं उमा भारती जी के बयान की, कि उमा भारती जी ने ये कहा कि भाई कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। अरे जब दंगा फसाद करने वालों को सत्ता मिल गई तो दंगा फसाद करेगा कौन? आप सत्ता में बैठे हो इसलिए दंगे फसाद नहीं हो रहे। जब आप विपक्ष में थे तो आप रोजाना हिंदू मुस्लिम करके दंगे फसाद कहीं ना कहीं कराते थे, और जब गुजरात में दंगा फसाद हुआ किसकी सरकार थी? आप ही लोगों की सरकार थी। तो कांग्रेस तो सर्वधर्म सद्भाव की बात करती है, समाज को बांटने की बात आप लोग करते हैं। पिछले दिनों मेनका गांधी ने क्या कहा? अभी ये इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, मेनका गांधी ने स्पष्ट कहा कि उन्हें मुस्लिमों का काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वो वोट नहीं देते। आप किस आधार पर आपका पहले कांग्रेस अगर सर्वधर्म सद्भाव की बात करती विजय जी, तो आपके दिल्ली के, सुन लीजिए, आपके दिल्ली के मुस्लिम लीडरान को चिट्ठी क्यों लिखनी पड़ी आपके लीडरशिप को कि भैया एक आध टिकट हमको भी दे दो, हम भी कहीं ना कहीं इसके लिए आपके शुक्रगुजार रहेंगे, हम भी कहीं ना कहीं ये अधिकार रखते हैं, हक रखते हैं। दी कांग्रेस ने। आप भी तो सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते चल रहे हैं, मुसलमानों का वोट चाहिए लेकिन दूरी बनाए रखो, उनसे दूरी बनाए रखो। दिल्ली में टिकट क्यों नहीं दिया? दिल्ली में आपके लीडरों को बाकायदा मीडिया में बताते हुए चिट्ठी क्यों लिखनी पड़ी, ये बताइए इमरान जी। मुसलमान लीडरों को। इमरान जी, मुस्लिम लीडर्स के कहने से देश नहीं चला करता, ना किसी हिंदू नेता के कहने से देश चलेगा। संविधान और व्यवस्थाओं के हिसाब से देश चलता है, और कांग्रेस पार्टी को जहां लगता है कि मुस्लिम कैंडिडेट मजबूत है, वो अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को बेहतर तरीके से उठा सकता है, वो उन्हें दूर करा सकता है, तो टिकट मिलती है। जहां लगता है कि उस क्षेत्र की जनता ने उस नेता को नकार दिया, हमारे यहाँ जातिवाद का कोई सिस्टम है ही नहीं। मैंने बताया ना, हम सर्वधर्म सद्भाव की बात करते हैं और उसी पर काम करते हैं। हमारे लिए पूरा देश एक परिवार है। और कर्नाटक के चुनाव में मुस्लिम आरक्षण का कार्ड खेलते हैं, सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं। आप मुझे ये बताइए, देखिए पहली बात तो जब आपने बोला मैंने कुछ कहा, आपका पहले चरण का चुनाव बुरके से शुरू हुआ, दूसरे चरण का चुनाव बुरके से शुरू हुआ। आप कानून लेकर आइए, बुरके पर रोक लगा दीजिए, लेकिन मुसलमानों को क्यों बदनाम कर रहे हैं? आप पूरी कम्युनिटी को आप मुस्लिम आतंकवाद के रूप में किस तरीके से बदनाम करते हैं, पूरा देश जानता है। मैं ये कहता हूँ कि 3 तलाक ऐसी समस्या थी कि 3 तलाक मोदी जी कैसे इसको पारित मुझे ये बताइए ना कि दूसरों को न्याय देने का वादा करने वाला व्यक्ति अपनी धर्मपत्नी के साथ अन्याय करता है? मुझे ये तो बताइए ना, बिल जाता है, मुझे ये बताइए, एक मुसलमान किसी महिला एक मुसलमान अपनी धर्मपत्नी को तलाक देने के लिए 3 बार तलाक तो कहता है। मोदी जी ने तो वो भी नहीं कहा, और बगैर 3 तलाक कही अपनी धर्मपत्नी को बनवास दे दिया। कहां का न्याय है? मेरा चैनल इस तरह की बातों को कहीं भी आचरण को नहीं देखते। ठीक है विजय जी, एक एक करके आराम से, हमारे विषय से बाहर मत जाइए, हमारे सब्जेक्ट से। ठीक है, मुद्दे से बाहर नहीं जाइए। सर मैं आपके पास आना चाहूंगा, एक मिनट। नीतू जी और विजय जी का फाइटर गिराइए। नीतू जी और विजय जी, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कुतर्क मत रखिए और निजी तौर पर किसी पर
हमला नहीं कीजिए। देखिए निजी हमला नहीं, मैं वजीर आजम पर या किसी भी कांग्रेस के भी किसी लीडर पर निजी हमले की हिमायत नहीं करता। मैं विजय कौशिक जी के पास आने से पहले अब जरा विवेकानंद नरताम जी के पास आना चाहूंगा। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच 1.5 दशक पहले ये आरएसएस ने समझ लिया था कि मुसलमान इस देश के लिए भी उतना ही जरूरी है जितनी दूसरी कम्युनिटी, आप उससे दूरी बनाकर नहीं रख सकते। आज मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बहुत बड़े पैमाने पर फैल चुका है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सीधे तौर पर अगर हम देखें तो काम भी करता है, क्योंकि आरएसएस भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए सपोर्ट करता है, बीजेपी की हिमायत करता है, इसलिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी करता है। ऐसे तौर पर अगर हम देखें तो जो मुसलमानों से खौफजदा, और उसमें बहुत बड़े पैमाने पर, मैं कहूंगा लाखों नहीं करोड़ों मुसलमान जुड़े हैं, इसलिए जो अब मुसलमानों और बीजेपी की दूरी है, मुसलमानों और आरएसएस की दूरी है, वो उतनी रह नहीं गई जितना कि कांग्रेस या दूसरी पार्टियां बताने की कोशिश करती हैं। ऐसे में हम अगर उमा भारती की बात को देखें, बयान को देखें, तो आप उसे किस रूप में देखते हैं सर? सर ये आपने जो सवाल पूछा ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, और जो कमेंट्स आए हैं उमा भारती जी के, वो कमेंट्स का बहुत ही स्वागत योग्य कमेंट्स है। वो इस सेंस में कि आरएसएस हमेशा इस विचार पर चला है कि एकम सत बहुधा विप्रहा वदन्ति, सत्य एक ही है, आप अनेक रास्तों से कहते हो, इसलिए आपकी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन जहां पर आपकी प्रार्थना पहुंचेगी वो अंतिमतः वही है, एक भगवान सबका एक है बेशक। और साथ में वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाली ये संगठन है, ये विचारधारा है जी, एक हिंदुत्ववादी विचारधारा जिसे कहते हैं। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक पूजनीय भागवत जी ने यहाँ पर दिल्ली में जो भाषण सभाएं हुई थी उनकी, उसमें स्पष्ट तौर पर कहा था, जिस राष्ट्र में हम भारत में अगर मुस्लिमों का अगर कोई स्थान नहीं हो सकता तो हम हिंदुत्ववादी या हम हिंदू है ये कहने के हम लायक नहीं। लेकिन असद खान साहब या कांग्रेस इस बात को उठाती कि बीजेपी के कुछ लीडर जो हैं ओवर बोल जाते हैं, कभी कहते हैं मुसलमानों को पाकिस्तान भगाओ, या ये राष्ट्रद्रोही हैं, ये देशद्रोही हैं, तो इससे कहीं ना कहीं दूरी बनती है। इससे दूरी बनती है। बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर तो मैं यहाँ पर उपलब्ध हूँ नहीं, मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ सर आपसे, उससे खौफ ज्यादा होता है ना, एक वर्ग खौफ ज्यादा हो जाता है। एक मुझे आप 2-3 मिनट दीजिएगा जल्दी से, फिर मैं ब्रेक लूंगा सर जी। हाँ, तो मुद्दा यह है कि एक जो सारी डिस्कशन अभी जो हो रही है, एक बात हमें समझनी चाहिए कि एक लंबे समय तक कांग्रेस और इस प्रकार की जो वामपंथी सो कॉल्ड लेफ्ट लिबरल विचारधाराएं जो है, उन्होंने कांग्रेस को एक भय बना, मतलब मुस्लिमों के मन में एक भय बना करके इस प्रकार का एक माहौल बनाया ताकि वो पोलराइज्ड रहे और उनकी पॉलिटिक्स चलती रहे। अब ये तब तक चलता रहा जब तक ए.के. एंटोनी साहब की जो रिपोर्ट आती है और वो कहते हैं कि हमने अपनी इस प्रकार की रिपोर्ट मतलब इमेज बनाई है ताकि हम पूरी तरह मुस्लिम पार्टी बनकर रह गया है। तब जाकर के अभी आप देखते हैं कि राहुल गांधी साहब मंदिरों में जाते हैं, जनेऊधारी बनते हैं, तो ये जो है इट्स अपॉर्चुनिज्म, और कर्नाटक में उसका फायदा भी उनको होता है, ये अपॉर्चुनिज्म है। गुजरात में भी होता है, बहुत कम अंतर था। उसके विपरीत, चूंकि मैं आरएसएस समर्थक होने के साथ साथ मैं पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर भी हूँ, मैं ये इसका एक पॉलिटिकल तौर पर एनालिसिस। आपको राहुल गांधी जी के हिंदुत्व पर संदेह है क्या? बिल्कुल नहीं, मंदिर में चलिए इस बहस को मैं और बढ़ाता हूँ सर, मैं और इस बहस को बढ़ाता हूँ।